दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है? मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करने के लिए जीवन खपा देता है। यही वो समर्पण है जो मोदी को जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, उन्हें सबसे बड़ा ब्रांड बनाता है, लोकप्रियता के पहले पायदान तक पहुंचाता है, भरोसे का दूसरा नाम बनाता है। और अब जबकि 2024 में करीब 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, तो मोदी के इसी भरोसे की परीक्षा भी है। सवाल यही है कि 2024 में मोदी के सामने क्या चुनौतियां हैं और 2024 में मोदी क्या करने वाले हैं। असल में दोनों ही सवाल अलग अलग हैं, क्योंकि चुनावी तैयारियों की बात की जाए तो फिलहाल विरोधी टक्कर में नहीं नजर आ रहे, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं बीजेपी को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह मोदी ने 350 प्लस का टारगेट सेट किया है, जिस एक्शन प्लान पर मोदी काम कर रहे हैं, उसे लेकर कहा यही जा रहा है कि 24 में भी आएंगे तो मोदी ही। अब सवाल यह है कि 2024 यानी नए साल में मोदी क्या करने वाले हैं, तो उसे भी समझिए। जनवरी आएगी तो अयोध्या में त्रेता युग की शुरुआत होगी और सत्य सनातन के ध्वजवाहक बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 जनवरी को रामलला जब चिर प्रतीक्षित भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, जब सैकड़ों वर्षों की सनातन प्रतीक्षा खत्म होगी, तो राम जन्मभूमि आंदोलन में हजारों राम भक्तों का बलिदान सार्थक होगा। 22 जनवरी को मोदी राम भक्तों के 500 साल पुराने इंतजार को विराम देंगे, भव्य मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जिसके लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। अयोध्या आज अपने परम वैभवशाली रूप में नजर आ रही है। राम मंदिर को लेकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था हिलोरे मार रही है। हर कोई अयोध्या की एक झलक पाने के लिए बेताब है और मोदी राम भक्तों की इस बेचैनी को ढंग से समझते हैं। इसलिए वो देशवासियों से बार बार हाथ जोड़कर 22 जनवरी को लोगों से अयोध्या ना आने की अपील कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए।
अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो, ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। जहां तक सियासत का सवाल है तो असल में अयोध्या विपक्ष की वो दुखती रग बन गया है जिसके सामने इंडिया अलायंस की सारी रणनीति फेल नजर आ रही है। विपक्ष खुलकर बीजेपी पर रामलला के राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि बीजेपी का रामलला को अयोध्या से कैंडिडेट बनाना बाकी रह गया है। हालांकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने का न्योता तमाम विपक्षी दलों को भी दिया गया, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जो न विपक्ष को उगलते बन रहा न निकलते। जब तक चुनाव लोकसभा का हो रहा है तब तक मुझे लगता है पीएमओ ये अयोध्या से चलेगा, पीएमओ अयोध्या से चलेगा, सरकार अयोध्या से चलेगी, क्योंकि राम के नाम पर ही वोट मांगे के काम कहाँ है। कभी पुलवामा कभी राम। ठीक है, राम भक्त हम भी है, हमसे ज्यादा कोई नहीं है। हमने भी उस राम मंदिर के लिए हमारा खून त्याग बलिदान हमारे पार्टी ने सब कुछ दिया है, लेकिन इस प्रकार की राजनीति इस देश में न कभी पहले हुई थी ना होगी। तो ये तो होगा, पीएमओ बनेगा वहां और मंत्रालय बनेगा वहां और वहां से ही सरकार चलेगी। ये संजय राउत जो कहा करते हैं, इतना दर्द है उनको जो ये कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और जिस राम के सहारे से ही उन्होंने सत्ता, भगवान की कृपा से उनको सत्ता मिल गई है भाजपा को, इसलिए उनको बहुत दर्द है, वो दर्द व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भगवान राम को राजनीति में घसीट रहे हैं और कह रहे हैं उम्मीदवार भगवान राम को भी किया जाए। भाजपा की यही एक ही बचा है कि उम्मीदवार किया जाए। आपको इस संबंध में दर्द क्यों है? आज विपक्ष मोदी पर राम के नाम पर माहौल बनाने के चाहे जितने आरोप लगा ले, लेकिन ये भी सच है कि राम मंदिर विपक्ष के एजेंडे में कभी नहीं रहा, जबकि बीजेपी आज जो कुछ है वो इसी मुद्दे की बदौलत है। जाहिर है जनवरी का महीना मोदी विरोधियों को बहुत रुलाने वाला है, लेकिन बात सिर्फ जनवरी तक ही नहीं, फरवरी में भी मोदी का हिंदुत्व विरोधियों को बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि अयोध्या के बाद मोदी अरब देश में इतिहास रचने वाले हैं। 14 फरवरी को अबुधाबी में हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। यह अयोध्या के मंदिर की तरह काफी भव्य और शानदार है। ये मंदिर करीब 55,000 वर्ग मीटर में बन रहा है और इसे भारतीय कारीगरों ने ही तराशा है। 2017 में पीएम मोदी के जरिए इस मंदिर की नींव रखी गई। मंदिर का उद्घाटन एक भव्य समारोह में किया जाएगा जो 10 फरवरी 2024 को शुरू होगा और 14 फरवरी तक चलेगा। विपक्ष को कहीं न कहीं ये डर है कि अयोध्या से लेकर अरब देशों तक जब हिंदुत्व का डंका बजेगा तो इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलेगा। देखिए, राम हानि लाभ का विषय नहीं है, राम सियासत का विषय भी नहीं है। राम सियासत से पार है, सत्ता से पार है, सिंहासन से पार है। वो राम जिन्होंने ठोकर पे सिंहासन को मार दिया है, वो राम जो शबरी के झूठे बेर खाते हैं, उन राम के नाम पे हम सत्ता आने जाने की बातें करते हैं, ये छोटी बात। इस वक्त अयोध्या से लेकर पूरे देश में जो माहौल बना है उससे एक बात तो तय नजर आ रही है कि 24 में जाति की राजनीति डाउन होगी और हिंदुत्व की राजनीति परवान चढ़ सकती है, जिसकी झलक अभी हिंदी हार्टलैंड के तीनों राज्यों में एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी नजर आई। यहाँ विपक्ष ने जाति कार्ड खेलकर हिंदुओं को बांटने का पूरा जोर लगाया, लेकिन मोदी के चेहरे और मोदी की गारंटी के सामने किसी का कोई दांव नहीं चल पाया। आजकल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है? मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करने के लिए जीवन खपा देता है। मोदी की गारंटी पर आज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी की गारंटी इस बार पिछले लोकसभा चुनावों की अपेक्षा और ज्यादा जोर शोर से चलेगी। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 की बात करें तो उस वक्त 10 मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू हुई थी।
इस बार भी कमोबेश उसी वक्त आचार संहिता लागू होगी, यानी मोदी के पास 70 दिन का वक्त है जिसमें उन्हें हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी करनी है। हालांकि मोदी चुनाव जीतेंगे उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि राजनीति के तमाम जानकार अभी से कह रहे हैं कि जिस तरह मोदी वक्त वक्त पर अपने फैसलों से देश को चौंकाते आए हैं, वैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे भी विपक्ष को चौंकाने वाले होंगे। मोदी ने देश को कैसे और कब कब चौंकाया, इसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 2019 में जब मोदी दूसरी बार पीएम बनने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने चुनाव से ठीक पहले सवर्णों को आरक्षण के ऐलान का बड़ा दांव चला। 2019 की पहली कैबिनेट बैठक में सवर्णों के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की। ये एक ऐसा फैसला था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव से ठीक पहले डीआरडीओ ने मिशन शक्ति के तहत अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिसाइल से पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या मोदी इस बार भी चुनाव से पहले अपने किसी फैसले से देश को चौंकाएंगे? खबरों के मुताबिक बजट सत्र में बहुत बड़ा प्रस्ताव पास होगा जो सबको चौंका सकता है और जिसका विरोध भी कोई नहीं कर पाएगा। ये ठीक वैसा ही हो सकता है जैसे 2019 में आते ही मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी, या फिर 2019 में संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी गई। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? मोदी जब भी चुनाव में जाते हैं तो सबसे अलग संकल्प पत्र तो लाते ही हैं। इसके अलावा भी कई टारगेट सेट करते हैं। मसलन 2019 की ही बात करें तो बीजेपी के संकल्प पत्र में भव्य राम मंदिर बनाने का वादा था जो पूरा हो रहा है। कश्मीर से 370 और 35 से निरस्त करने का संकल्प था जो पूरा हो गया है। छोटे किसानों को 6,000 रुपए देने की बात थी जो किसान सम्मान निधि के रूप में दी जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस का वादा भी पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर भी काम किया जा रहा है। शनिवार को ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही, जो इस बात का सबूत है कि मोदी जो कहते हैं उसे लागू भी करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में अनेकों कामों को, कठिन कामों को भी उत्तराखंड देवभूमि में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। चाहे समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए उठाया जाने वाला कदम हो, उसकी कमेटी ने पूरा काम कर लिया है। कुछ समय बाद ही हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है नए वर्ष में, हम उस पर भी आगे बढ़ेंगे और समान नागरिक संहिता लागू करने का जो विधान है उसको हम अपने विधायक विधानसभा में लाकर उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी का फॉर्मूला एकदम स्पष्ट है। वो विरासत पर गर्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सबका साथ सबका विकास जैसी अवधारणा को लेकर चल रहे हैं। मोदी राज में अगर अयोध्या में राम मंदिर और संसद में शेंगोल की स्थापना की जा रही है, तो सड़कों के जाल से लेकर एयरपोर्ट तक, वंदे भारत ट्रेन से लेकर कमजोर वर्ग को मुफ्त अनाज और आयुष्मान योजना से गरीबों के इलाज तक की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप क्रांति, नई शिक्षा नीति, स्किल इंडिया जैसी योजनाओं से विकसित भारत का संकल्प सिद्धि तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। आज देश में
सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है, बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। जहां तक सवाल 24 में मोदी की चुनौतियों को लेकर है, तो इस बार मोदी अगर सत्ता की हैट्रिक लगा पाए तो उसके बाद समान नागरिक संहिता देश में लागू कर सकते हैं। देश में एनआरसी भी लागू किया जा सकता है। किसान बिल नए प्रारूप के साथ लागू किए जा सकते हैं। कश्मीर में परिसीमन और चुनाव जल्द कराए जाने की संभावना है। इतना ही नहीं, पीओके पर भी मोदी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वैसे मोदी का अभी तक का रिकॉर्ड चौंकाने वाला ही रहा है, फिर चाहे वो चुनावी बाजी हो या फिर कोई काम। इसलिए कहा जाता है कि मोदी अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसे में 24 में मोदी की टू डू लिस्ट में क्या है, इसे लेकर सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। वहीं अयोध्या